Good evening, everyone. Today we are here to discuss the topic Principle of Inheritance and Variation, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 5th है. इसमें हम मेंडल के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे. देन इनहेरिटेंस क्या होती है, वेरिएशन कौन से लॉ मेंडल ने दिए थे, और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ listen me carefully and also focus on the screen. Okay. सो मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स आप सभी को पता है क्या होती है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मतलब कोई भी चीज़ डीएनए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, जिसमें से 99.9% डीएनए जो है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसा होता है. जैसे कि शेर है, लाइन है तो इसका बच्चा है, तो 99% जीन जो है वो सिमिलर होंगे. 0.1% डिफरेंस की वजह से जो है थोड़ा बहुत चेंज इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है. बट लगभग ऑलमोस्ट ये आइडेंटिकल होते हैं. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नए नेक्स में. जैसे हमारी बात करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नए नेक्स में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? वो वेरिएशन. और ये जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इनमें ही वेरिएशन देखने को मिलती है. जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जो प्लांट है या एनिमल्स है उनमें हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड. जैसे सपोज ये बतख है तो ये डेफिनेटली बतख अपने जैसे बच्चे पैदा करेगी ना. ऐसे तो नहीं है बतख मंकी को पैदा कर देगी, है ना. तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करेगा. थोड़ा बहुत, हाँ, टोटली उसके जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा. बट ऐसा नहीं है कि वो भालू का बच्चा है तो वो कुत्ते जैसा दिखाई देगा. ठीक है. जैसा कि हमारे केस में भी ऐसा होता है. ये पेरेंट्स हैं बट इनके बच्चों में क्या देखने को, या तो ये बच्चा कई बार बोला जाता है पापा पे गए या मम्मी पे, कलर में या नैन नक्श में, बट हु बहू ये अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते. बट थोड़े बहुत अपने माता पिता से रिजेंबल जरूर करते हैं बच्चे. ठीक है. किस वजह से होता है? ये सब कुछ जेनेटिक डिफरेंस की वजह से होता है, जेनेटिक्स हेरिडिटी की वजह से होता है. क्योंकि इसलिए हम अपने माता पिता के जैसे हमारे नए नक्श होते हैं वैसे हम दिखाई देते हैं. ठीक है. सो जेनेटिक्स ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए. जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन. हेरिडिटी मैंने अभी बताया, ट्रांसफर होना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. वेरिएशन क्या होता है? डिग्री और डिफरेंस. जो हमारे और माता पिता में जो डिफरेंस हम देखते हैं वो होता है वेरिएशन. क्या हो गया? ठीक है. देन हेरिडिटी मैंने सब कुछ बता दिया है. माँ बाप से बच्चों में जो गुण जाते हैं उसे हेरिडिटी बोलते हैं. वेरिएशन जो डिफरेंस माता पिता और बच्चे में होता है. हेरिडिटी वेरिएशन वो होती है जो जेनेटिकली इनहेरिटेबल होती है, जो मतलब माता पिता से बच्चों में जाती है. इन्वायरमेंटल वेरिएशन दीज आर द अक्वायर्ड एंड नॉन हेरिटेबल. हाँ, ये फर्क हो सकता है. जैसे हर बच्चे का इन्वायरमेंट अलग अलग तरह का होता है. अगर किसी को कोई अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो बच्चा जेनेटिकली नो डाउट वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा. अगर इन्वायरमेंट सपोज उनके घर का अच्छा नहीं है तो वो बच्चा भी नेगेटिविटी के साथ ही बड़ा होता है और वैसी उसकी सोच बुद्धि वगैरह सब कुछ वैसा बन जाता है. लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे के जीन गलत है लेकिन उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, ठीक है, सपोज वो सत्संग के नियर बाई उसका घर है तो थोड़ा बहुत, या उसके पेरेंट्स किसी अच्छी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो वो बच्चे में थोड़ा बहुत मतलब 50% चेंज देखने को मिलेगा. नो डाउट थोड़ी बहुत बुराइयां होंगी लेकिन इतना नहीं होगा. अगर बिकॉज इस इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है. अब हम बात करते हैं, ये हमारे माने जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. किसका नाम? इनका नाम है ग्रिगोर जोन मेंडल. ये है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स. एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. सो यू शुड नो दैट हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो वो है आपके ग्रिगोर जोन मेंडल. 18 मतलब ये इसका टाइम, इनका टाइम बर्थ दिया हुआ है 1822 से लेके 1884 तक इन्होंने मतलब जो है इनका लाइफ पीरियड रहा है. ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. मतलब ये वो चर्च वगैरह होते हैं उनमें जो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, पादरी वगैरह कुछ
वो टाइप के थे, क्योंकि उनका दुनिया से, इनका जो है मोह माया से मतलब ध्यान बिल्कुल हट गया था, तो ये मोंक बन गए थे। और फिर एक दिन उन्होंने अपने जो चर्च के बाहर एक गार्डन देखा जहाँ पे मटर के पायसम स्टाइवम के पौधे लगे हुए थे, तो एकदम से इनकी में क्यूरियोसिटी जाग गई और उन्होंने हमें जो है वो बहुत अच्छे लॉ दिए। बट हाँ, उस टाइम पे उन्होंने अपने काम को जो पब्लिश किया था, एक ब्रन नाम आर्टिकल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री के अंदर उन्होंने पब्लिश किया, लेकिन बाद में उस टाइम तक तो उनके काम को जो है वो कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बाद में साइंटिस्ट ने जब देखा, आर्टिकल को पढ़ा, तब उन्होंने जाना कि ये बहुत अच्छी जो है बातें बता गए थे। ठीक है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी प्लांट पे, यानी कि पाइसम स्टाइवम पे किया था। पब्लिश किया था अपने रिजल्ट को किसमें? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रन बुक के अंदर। ही इज रिगार्डेड एज द किस नाम से जाना जाता है इनको? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के ये दाता हैं। क्लियर है, ये इनकी हिस्ट्री थी। इसके अलावा मेंडल ने ये बोर्न हुए थे 1822 के अंदर और डेथ इस टाइम पे हुई थी इनकी। और फैमिली इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, स्कूल इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, ज़्यादा अच्छे से ये एजुकेशन भी नहीं ले पाए थे, बट स्टिल देन जीनियस थे। ठीक है, ये आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या उन्होंने वर्क किया, कहाँ रहे, क्या स्टडी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने डिजाइंड किया एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट। उन्होंने कुछ बड़े पौधे देखे, कुछ बोने पौधे देखे, कुछ एवरेज हाइट वाले। तो बाद में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से जो है वो ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। ठीक है, मतलब बढ़िया वाले सुपीरियर प्लांट के ड्वार्फ के साथ। आगे मैं इसके बारे में कंप्लीट आपको बताऊंगी। ही केयरफुली एनालाइज द रिजल्ट गेव ए मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल, इनके दो कारण थे इनकी सक्सेस के। एक तो ये मैथमेटिक्स के बहुत मास्टर थे। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो सैंपल साइज लिया वो लार्ज लिया। मतलब एक तो उसका जो कहते हैं ना, सैंपल साइज लार्ज था, रिजल्ट इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट लगाए, ऊपर से इनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये दो कारण थे इनके जेनेटिक्स के फादर बनने के। ठीक है, और इन 1865 के अंदर इन्होंने पब्लिश्ड हिज रिजल्ट ट्रांसलेशन ऑफ करैक्टर इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न के अंदर। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। बट इनके काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया इन तीनों साइंटिस्ट ने। और क्योंकि जब इन्होंने उनका आर्टिकल पढ़ा ना, जब ये सर्च कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि ये बात तो, जो चीज़ हम अब देख रहे हैं वो बात तो वो पहले ही बता गया। ठीक है, मेंडल जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो इन तीन साइंटिस्ट ने, एक हॉलैंड का था, एक जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, हुगो डेवेरिस, फ्रेंच कॉरेंस, रिक टेस्मार्क जो ऑस्ट्रिया के हैं, इन तीनों ने दोबारा से मेंडल के काम को जो है रीडिस्कवर किया। मेंडल को बाद में उन्होंने नाम दिया, रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। जो पुरानी जेनेटिक्स के फादर वही कहलाएंगे। मेंडल ने जिस चीज़ के बारे में बताया कि जो चीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, वो कुछ कोई फैक्टर है, कोई प्रोटीन है, कोई जीन है। लेकिन आज उस फैक्टर को हम जीन नाम से जानते हैं, लेकिन मेंडल ने जीन को अपने टाइम पे फैक्टर बोला था। ठीक है, और ये इनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ जिस सोसाइटी में वो पब्लिश हुआ था आर्टिकल, मेंडल यूनिवर्सिटी बर्नो। मतलब इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी बन रखी है अब तो। काफ़ी आपको पता ही है, हम ही इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो थे ही विदेश के। ठीक है, तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर उन्होंने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, कौन कौन से 7 पेयर लिए थे? हाइट ली थी प्लांट की, फिर उसमें 2 करैक्टर उन्होंने चूज किए कि वो हाइट देखी तो किसकी देखी? डोमिनेंट प्लांट। जो टॉल था उन्होंने उसको डोमिनेंट बोला, जो शॉर्ट था उसने उन्होंने उसको 2 ट्रेट देखी उन्होंने साथ में, डोमिनेंट और रिसेसिव 2 ट्रेट्स लेके साथ चले। 7 करेक्टर लिए, 7 इंटू 7, और 7 ही उन्होंने ट्रेट ली। ठीक है, सो डोमिनेंट टॉल वाले को बोला, शॉर्ट वाले को उन्होंने रिसेसिव कॉल किया। फिर सेकंड करेक्टर उन्होंने लिया सीड। सीड की शेप भी उन्होंने 2 टाइप के सीड की शेप देखी, एक तो रिंकल्ड, एक राउंड। राउंड वाले को उन्होंने डोमिनेंट में रखा, रिंकल्ड वाले को उन्होंने रिसेसिव में। देन थर्ड कैरेक्टर लिया उन्होंने सीड का कलर। कलर में भी उन्होंने येलो को डोमिनेंट रखा, ग्रीन को रिसेसिव। फिर उन्होंने सीड कोट का कलर, सीड कोट मतलब जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना, उसका कलर। पहले सीड का कलर भी, सीड कैसा है, हरा है, पीला है। देन फिर उसका जो कवर कैसा है सीड का,
ग्रीन वाले को डोमिनेंट रखा, व्हाइट वाले को रिसेसिव। देन पोड की शेप, ठीक है, जो बाहर वाला इन फ्लैटेंड को उन्होंने डोमिनेंट कहा, जो कंस्ट्रक्टेड थे जिनमें ऐसे लग रहा था दाने से दिखाई दे रहे, उन्होंने उनको रिसेसिव बोला, ठीक है। पोड का कलर ग्रीन है, येलो है, ग्रीन को उन्होंने डोमिनेंट, येलो को रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन देखी, अगर फ्लावर एक्सियल पे है तो उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा, अगर टर्मिनेट पे है तो उन्होंने इसको रिसेसिव बोला, ठीक है। सो ये 7 करैक्टर उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करैक्टर लिए थे, ठीक है, जिसमें से 7 उन्होंने ट्रेट ली अलग अलग, और डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपना इफेक्ट हर हाल में शो करते हैं, रिसेसिव वो जो जिनका इफेक्ट छुप जाता है या शॉर्ट होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, इनको इन्होंने रिसेसिव ट्रेट में काउंट किया। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना था ना, तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, किसी दो चीज़ों को अगर आप सेग्रीगेट करोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस के बेस पे ही करते हैं ना सेग्रीगेट। जब हम करते हैं अपने घरों में भी चीज़ें जब अलग करते हैं तो आपा क्या करते हैं, जो साफ साफ चीज़ें उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो थोड़ी सी खराब लगती है उनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। द पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, कैपिटल टी टी है ना, ये है हमारा डोमिनेंट, डोमिनेंट और स्मॉल टी टी ड्वार्फ, ठीक है, ये है हमारा रिसेसिव। ये दो है, इसमें से आप इन दोनों में से एक कैपिटल टी लिया, इनमें से एक स्मॉल टी लिया, इन दोनों की जब आपने क्रॉसिंग की तो आपने देखा 1 to 1। ये कॉपी पे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, डोमिनेंट वाले से गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो एक गैमेट बनेगा ना, जैसे गैमेट किस तरह से फॉर्म होते हैं, रिसेसिव से स्मॉल टी, देन आपको एक हाइब्रिड मिलती है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल टी, इन दोनों का मिक्स किया तो आपने आपको एक हाइब्रिड मिलता है, ठीक है। हाइब्रिड की आपको पता है कि एवरेज होगी हाइट, सॉरी 1 सेकेंड। तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1 to 1 है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है।